খুলনাতে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন কার্যালয় ঘেরাও। भयावह, खतरनाक, खौफनाक। बांग्लादेश फिर से जल उठा है। बांग्लादेश में हर तरफ हैवानियत का मंजर पसरा हुआ है। मेमनसिंह जिले के भालुका में एक हिंदू दीपू चंद्र दास को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर हैवानों ने उसे पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। कहा गया कि यह बर्बर हत्या ब्लैस्फेमी के आरोप में की गई है। बांग्लादेश की मीडिया इस हत्या पर मौन है। बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट ने चुप्पी साध रखी है। मानवाधिकार संगठनों ने अपनी जबान पर ताला लगा लिया है। नोबेल पीस प्राइज विनर और बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी आंखें, अपनी जबान, अपना मुंह सब कुछ बंद कर लिया है। लेकिन यह केवल बांग्लादेशी हिंदुओं और भारत के हाई कमीशन पर होने वाले हमलों को लेकर है। उस्मान हादी की मौत पर तो यूनुस आंसू बहा रहे हैं। स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। शुरुआत तो हादी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन से हुई, लेकिन देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन हिंसा, बवाल और आगजनी में बदल गया। पिछले 4 दिनों से ढाका, खुलना, चिटगांव, राजशाही में भारत के हाई कमीशन और डिप्टी हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तोड़फोड़ की कोशिशें की जा रही हैं। हाई कमीशन पर हमले की कोशिश की जा रही है। भारत के हाई कमिश्नर को बांग्लादेश से बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही थी। हादी की मौत की खबर के बाद कट्टरपंथियों की जमात एक बार फिर भारत के हाई कमीशन को निशाना बनाने पहुंची। यह चिटगांव में भारतीय डिप्टी हाई कमीशन के बाहर का वीडियो है। सैकड़ों की भीड़ भारत के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर जमा हो गई और भारत के खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। हादी की मौत को लेकर भारत को दोषी ठहराया जाने लगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन केवल नारेबाजी पर ही नहीं रुका। पागल उन्मादियों की भीड़ ने भारतीय डिप्टी हाई कमीशन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्टोन पेल्टिंग होने लगी। হাই কমিশন অফিসে এসে সেখানে কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং প্রশাসনকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ठीक ऐसे ही खुलना में भी भारत के डिप्टी हाई कमीशन पर हमले की कोशिश की गई। भारी पुलिस बंदोबस्त के बाद भी कट्टरपंथियों की भीड़ ऑफिस के बाहर तक पहुंच गई और जमकर बवाल किया, नारेबाजी की। लगातार हो रही हमलों को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के 2 शहरों राजशाही और खुलना में अपने वीजा सेंटर बंद करने का फैसला किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी रात भर खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारत को तोड़ने और उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। यह सब तब हो रहा है जबकि अब तक हादी के हत्यारों का कोई लिंक भारत से जुड़ा ही नहीं। यहां तक कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भी हत्यारों के भारत में भागने की बात से इनकार कर दिया है। ये तो वो घटनाएं हैं जो हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हुई। लेकिन बीती रात बांग्लादेश में बवाल इतना ही नहीं हुआ। हादी की मौत की खबर आते ही खुलेआम आवामी लीग और भारत के सपोर्टर्स का गला काटने की धमकी दी जाने लगी। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যাতে আমার সমস্ত হায়াত হাদি ভাইকে দিয়ে দেন। আমার হাদি ভাই যদি শহীদ হয়ে যায় কোন ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ ভারতের একটা দালালকেও আমরা বেঁচে থাকতে দিব না, যেখানেই পাবো জবাই করে দিব। और ये केवल धमकी भर नहीं थी। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात पागल हो गई। शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धान मंडी पर एक बार फिर हमला बोल दिया गया। वैसे तो 32 धान मंडी को पिछले साल ही उन्मादियों ने तबाह कर दिया था, लेकिन हादी की मौत के बाद उन्होंने एक बार फिर शेख मुजीब के घर पर धावा बोला। वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग लगा दिया। धान मंडी में ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन छायानट की बिल्डिंग भी थी। छायानट की बिल्डिंग पर भी भीड़ ने हमला बोल दिया। छायानट पर आवामी लीग को सपोर्ट करने और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए।
দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু ছায়ানটে ভাঙচুরে করেছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। तोड़फोड़ से मन नहीं भरा तो बिल्डिंग में आग लगा दी गई। धानमंडी ही नहीं, चिटगोंग में भी आवामी लीग के नेता का घर जला दिया गया। तो भारत के हाई कमीशन पर हमला किया गया, आवामी लीग के नेताओं के घरों को जलाया गया, कल्चरल सेंटर को फूंक दिया गया। इतने में पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का गुस्सा ठंडा हो गया? बिल्कुल नहीं। इन बवालियों के निशाने पर वो बांग्लादेशी मीडिया भी आ गई जो मोहम्मद यूनुस रिजीम की जबरदस्त सपोर्टर रही है। वो मीडिया जिसने शेख हसीना के तख्ता पलट को खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि सांप पालोगे तो वो किसी न किसी दिन तुम्हें भी डसेगा। तो बांग्लादेशी मीडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश का लीडिंग अखबार द डेली स्टार का ये होम पेज है। देखिए जरा क्या लिखा है। बीती रात हमारे दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की वजह से द डेली स्टार का पब्लिकेशन बाधित हुआ है। हम इसके लिए अपने पाठकों से माफी मांगते हैं और आपके धैर्य की सराहना करते हैं। इसी तरह बांग्लादेशी अखबार है प्रथम आलो, उसने भी अपने दर्शकों के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की। टाइटल क्या था देखिए जरा, पढ़िए। टू आवर रीडर्स, और इसमें क्या लिखा था? लिखा था कि बीती रात प्रथम आलो के ऑफिस में बड़े पैमाने पर किए गए हमले, तोड़फोड़ और उपद्रव की वजह से हमें अपना नॉर्मल ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए आज प्रथम आलो का प्रिंट एडिशन नहीं छापा जा सकता, इसीलिए वो पेपर नहीं आया, जबकि इसका ऑनलाइन पोर्टल भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो भाई मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स, इन अखबारों को क्या हो गया? आप खुद ही देखिए। यह ढाका का द डेली स्टार न्यूज़पेपर का ऑफिस है। बीती रात यूनुस ब्रिगेड ने डेली स्टार के दफ्तर पर धावा बोल दिया। पहले तो जमकर तोड़फोड़ की, फर्नीचर, दरवाजे, लिफ्ट सब के सब तबाह कर दिए और फिर दफ्तर में आग लगा दी। इस तोड़फोड़ के बीच कंगलुओं ने जमकर लूटपाट भी की। कोई कंप्यूटर उठाकर ले गया, किसी ने स्पीकर पर हाथ साफ कर दिया। जरा सोचिए, ये चोर, ये लुटेरे खुद को बांग्लादेश की आजादी का सपोर्टर बताते हैं। ये कहते हैं कि ये हादी के लिए लड़ रहे हैं। इन चोरों ने जब डेली स्टार के ऑफिस में आग लगाई तो वहां सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। आग लगी तो ऑफिस की ऊपरी मंजिल में करीब 25 लोग फंस गए। करीब 4 घंटे बाद उन्हें बड़ी मशक्कत से बचाया जा सका। ठीक ऐसे ही प्रथम आलो के ऑफिस को भी तहस नहस कर दिया गया। डेली स्टार और प्रथम आलो के बाद न्यू एज को भी इन हमलावरों ने अपना निशाना बनाया। न्यू एज के एडिटर नूरुल कबीर को उन्मादियों की भीड़ ने घेर लिया। उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। गनीमत रही कि चूंकि वो मुसलमान थे, इसलिए उनकी जान बच गई। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर होम एडवाइजर का भी पुतला फूंक दिया गया। अब मोहम्मद यूनुस अपनी कातिल ब्रिगेड को शांत रहने की अपील कर रहे हैं। कल तक आंख मूंद कर बवालियों को सपोर्ट करने वाला मीडिया आज आंसू बहा रहा है। डार्क डे ऑफ जर्नलिज्म की हेडलाइन लगाकर छाती पीट रहा है। लेकिन अभी यह खत्म होने वाला नहीं है। जुम्मे की नमाज के बाद बड़े बवाल का सायरन बजा दिया गया है। इस बवाल के निशाने पर भारत के हाई कमीशन तो होंगे ही होंगे, साथ साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को भी टारगेट किए जाने की पूरी आशंका है। और यह सब कुछ प्री प्लान्ड है, प्लान कर लिया गया है। मेमन सिंह जिले में हिंदू युवक की बेरहमी से की गई लिंचिंग इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही खतरा भारत पर भी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी जड़ें जो हैं वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गहरी कर ली और भारत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और ये जो हमले हो रहे हैं, इनके पीछे भी ISI का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कहा गया है पाकिस्तानी फौज की तरफ से कि हमला तो पूरब से होगा। इस बार आने वाले दिनों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन इस बीच एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि हादी की हत्या से अगर बांग्लादेश का चुनाव डीरेल हो सकता है तो फिर यह हत्या करवाई किसने? यूनुस ब्रिगेड इसके लिए शेख हसीना और आवामी लीग को दोषी ठहरा रही है। लेकिन क्या एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लीडर की हत्या करवाकर आवामी लीग चुनाव रद्द करवा सकती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, चुनाव टलने का सीधा और सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? मौजूदा केयरटेकर सरकार को होगा फायदा। मोहम्मद यूनुस को फायदा होगा, उसे और जिन दिन रहने का फायदा मिल जाएगा और मास्टर ऑफ द बेनिफिट मोहम्मद यूनुस ही होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव टालने के लिए यूनुस ब्रिगेड ने ही हादी को टारगेट करवाया, उसे मार डाला? क्योंकि मच ऑब्वियस है
कि अगर इलेक्शन टलते हैं तो इसका सीधा फायदा मोहम्मद यूनुस को होगा। उसे और लंबा टाइम मिलेगा बांग्लादेश में अपनी पंजे अपने गाड़ने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को अब एक बेल्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है भारत की तरफ से? अपना जवाब हां या ना में दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया था भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच पाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,